नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों रिसेंटली इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो रिसेशन में फॉल कर चुकी है। रिसेशन होता है जब आप लोग किसी कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड का भी कह सकते हो कि 2 क्वार्टर यानी कि 3-3 महीने के जो टाइम पीरियड होता है उसको 1 क्वार्टर कहते हैं, और 2 क्वार्टर यानी टोटल 6 महीने में जो कंट्री की जीडीपी है वो नेगेटिव शो करे। 2 क्वार्टर में जब जीडीपी जो होती है वो नेगेटिव होती है यानी कि जीडीपी बढ़ने के बजाय घट जाती है, तो इसको कहा जाता है रिसेशन। हालांकि ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है। जर्मनी के ये जो 2 नेगेटिव क्वार्टर थे ये ऑलरेडी शो हो चुके हैं, और जर्मनी आप लोग को मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में इस तरीके की चीज देखने को मिल रही है। हाल में ही आप लोग को पता होगा कि जर्मनी ने एक कार्टून भी लॉन्च किया था अपने एक मैगजीन में, जिसपे काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। इस कार्टून में इंडिया का मजाक उड़ाया गया था, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब इसी की तरफ से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये न्यूज आ रही है कि इसकी इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है। हाल में ही ये डाटा आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2022 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो क्वार्टर था उसमें जर्मनी की जो जीडीपी थी वो 0.5% या फिर 0.4% के आसपास से कॉन्ट्रैक्ट की थी। और इस साल के शुरुआत के जो 3 महीना है यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो 0.3% से कॉन्ट्रैक्ट की है। फर्दर पूरे साल के लिए आईएमएफ जो है उसकी प्रेडिक्शन है कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो 0.1% से डिक्रीज करेगी, 0.1% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2023 के साल के लिए। और ये डाटा तो फिर भी बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। हो सकता है आप लोग को लग रहा हो कि यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, तो ये डाटा बहुत ही ज्यादा भयानक है। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं कि ये जो डाटा, ये मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई एक्सपर्ट्स, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनने लास्ट ईयर से ही ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की जो एनर्जी है उस पर यूरोप पर सैंक्शन लगा देता है, वो जर्मनी को मिलना बंद हो जाती है, तो जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो 2.2% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये चीज तो हालांकि साल के एंड में ही हम लोग बता पाएंगे कि कितने % से कॉन्ट्रैक्ट करती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करती भी है कि नहीं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो रिसेशन है जर्मनी में वो ऑलरेडी अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो उसके टर्म्स पे ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, क्योंकि 2 क्वार्टर में इसकी जो जीडीपी है वो नेगेटिव शो कर चुकी है। और इसके जो कारण है उसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो शुरुआत हुई फरवरी 2022 के बाद। उसके बाद से ही यूरोप ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएसए ने, इन सब ने सैंक्शन लगाना शुरू किया रशिया पे। और ये जो सैंक्शन रशिया पे लगाया, ये देखा नहीं इन लोग ने कि हम लोग जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है रशिया पे, अपने फर्टिलाइजर्स की जो नीड है उसके लिए, अपनी जो एनर्जी की नीड है उसके लिए। तो हुआ क्या कि इन सैंक्शंस की वजह से जो नुकसान हुआ वो इन्हीं कंट्रीज का हो गया। ये लोग अपनी जो एनर्जी की डिमांड थी उसके लिए डाइवर्सिफाई करने लगी, यानी कि बाकी जगह से जो तेल है या फिर गैस है वो खरीदने लगी। और एक तरीके से जो इस तरीके की चीज होती है ना कि अचानक से आपको शिफ्ट करना पड़ जाए, इसमें बहुत ही ज्यादा पैसा, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज्यादा तरीके से आप लोग कह सकते हो कि शॉक की तरह होता है। अचानक से आप लोग को डाइवर्सिफाई करना पड़े और उसके बाद उस ऑयल का, उस गैस का या जो भी चीज है उसका आप लोग को प्राइस भी ज्यादा पे करना पड़े, तो जाहिर सी बात है इसका असर जो है वो इकोनॉमी पे दिखेगा ही। और लास्ट ईयर अगस्त से ही मैं आप लोग को बता दूं कि रशिया जो है उसने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो थी उसको बंद कर दिया था मेंटेनेंस का हवाला देते हुए। और तभी से ये जो पाइपलाइन जो जर्मनी में गैस पहुंचाया करती थी रशिया से, इसका इस्तेमाल बंद है, यानी कि इसके थ्रू जर्मनी को गैस नहीं मिल पा रही है। की वजह से जर्मनी की और पूरे यूरोप की आप लोग कह सकते हो कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है, एनर्जी नीड जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो गई है। अब एनर्जी जब कॉस्टली होती है तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, बाकी सब चीजों का कॉस्ट बढ़ता है। और जिसकी वजह से होता क्या है कि हर प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट को बनाने में एनर्जी का उतना यूज होता नहीं भी है, उस प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में आप लोग कह सकते हो कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिसका जो नुकसान होता है वो लोगों को उठाना पड़ता है। प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन जो है वो कम होगा, लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो जो प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कंपनीज कम करेंगी तो जाहिर सी बात है जॉब्स कटिंग करेंगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा पीपल एम्प्लॉयड है जिनकी जरूरत नहीं है कंपनीज को, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ रहा है कंपनीज को, उनको जॉब से निकालेंगी। और फर्दर उनको जॉब से निकालेंगी तो उनका जो इनकम है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से और वो जो कंजम्पशन है वो कम करने लगेंगे, और इसकी वजह से और जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे स्लो होने लगी। यही पूरी चीज जो है वो देखने को मिली है, ना ही सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोप में, इवन कि यूएसए में भी। यूरोप में भी आप लोग सुन रहे होंगे कि कई बैंक जो है वो फॉल करने के कगार पे हैं,
कई इकोनॉमी जो है वो फॉल करने के कगार पे है। यूके का बताया जा रहा है कि वहां पर जो रिसेशन है वो भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इवन कि यूएसए के भी रिसेशन के न्यूज जो है वो लास्ट ईयर से ही आप लोग सुन रहे होंगे। बैंक फॉल्स भी जो यूएसए के है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके बारे में भी काफी आप लोग सुन रहे होंगे। फिर हाल में ही यूएसए के जो डेब्ट सीलिंग क्राइसिस है वो भी आप लोग काफी ज्यादा सुन रहे होंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये दिखाती हैं कि रशिया पे सैंक्शन लगाने के बाद, हालांकि रशिया का जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, रशिया को जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हुई वो हुई, लेकिन बहुत ही ज्यादा उसने रिकवर भी कर लिया। इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज को अपना ऑयल जो है वो बेच के या फिर बाकी प्रोडक्ट्स जो उसके यहाँ से आते हैं वो बेच के, लेकिन उसका जो असर इन कंट्रीज पे हुआ, पूरे वर्ल्ड पे हुआ, वो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी इन कंट्रीज के द्वारा, एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी इन कंट्रीज के द्वारा। एक तरीके से ये कहना बिल्कुल भी ठीक रहा होगा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है यही जिम्मेदार है पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसका जो डाउनफॉल शुरू हुआ है उसके लिए। और अब आप लोगों को कई आर्टिकल ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में भी रिसेशन आने की चांसेस है। तो जर्मनी छोड़ दो, यूके छोड़ दो, यूएसए छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड के रिसेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसके लिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो जिम्मेदार हैं वो ये वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी भी इनके जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो दिमाग ठिकाने नहीं आया। हाल में ही G7 मीटिंग जो हुई थी उसमें दोबारा ये कहा गया था कि रशिया पे हम लोग और सैंक्शन लगाएंगे। इवन FATF की जो लिस्ट है उसमें भी रशिया को डालने की बात की जा रही है। तो इस तरह के न्यूज़, इस तरह के आर्टिकल अगर आप लोग देखो तो ऐसा कहा जा सकता है कि फ्यूचर में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसकी हालत, या यूरोप की, वेस्टर्न कंट्रीज की जो हालत है वो और भी ज़्यादा खराब होने वाली है इनके इस डिसीजंस की वजह से। ये एक पिक्चर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि ये जो कंट्रीज है इनमें कितने % चांसेस है रिसेशन आने के। यूके में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है 75%, उसके बाद न्यूजीलैंड में 70% बताया जा रहा है, यूएसए में 65%, जर्मनी में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो परसेंटेज का लेवल था वो काफ़ी कम था, लेकिन इसमें आ गया और बाकी कंट्रीज में अभी नहीं आया है। और देखो क्या होता है ना कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है कि आ गया है और नहीं आया है तो मतलब वो इकोनॉमी अच्छी है ये खराब है, ऐसा नहीं है। ये केवल नंबर्स का जो डिफरेंसेस है वो ही है। जो रियल कहानी है वो ये कि सारे यूरोपियन कंट्रीज और सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो है, इवन की यूएसए, इनकी इकोनॉमी की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 0% चांसेस है रिसेशन के, इंडोनेशिया में 2%, सऊदी में 5% और चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है 12.5% चांसेस है रिसेशन के। और रशिया का अगर आप लोग देखो, जिसके वजह से कह सकते हो आप लोग, या फिर जिसको पनिश करने के लिए ये जो पूरी राम कथा ये शुरू की गई थी, इसमें इन वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज़्यादा ही कम, अराउंड 37.5% रिसेशन के चांसेस बताए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बयां करती है कि इन कंट्रीज का जो डिसीजन था सैंक्शन लगाने का, ये इनको ही नुकसान किया है बजाय रशिया के। एशिया की हालत आप लोग ये देख के कह सकते हो कि थोड़ी बहुत रिलेटिवली यूरोप या फिर अमेरिकन कंट्रीज से देखो अगर आप लोग तो रिलेटिवली स्ट्रांग है, जिसका कारण है कि इन लोग ने पूरी तरीके से बॉयकॉट नहीं किया था रशिया को, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड इस चीज़ के लिए, रशिया को पनिश करने के लिए नहीं लिया गया था एशिया की कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, इन सब कंट्रीज द्वारा। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को याद होगा कि अक्टूबर में IMF की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि इंडिया जो है वो ब्राइट स्पॉट ऑन डार्क हॉरिजन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जहां डाउन में जा रही है वही इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जहां हम लोग बात कर रहे हैं 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट की यानी कि रिसेशन की, वही इंडिया के पूरे साल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी प्रेडिक्शन लगाई जा रही है अराउंड 5.5%, 6%। RBI तो ये भी कह रहा है कि 7% से ज़्यादा से हम लोग ग्रो करेंगे 2023 का जो साल है उसमें। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक मैं कहूँगा एक तरीके से बिल्कुल इस चीज़ के चांसेस है कि आने वाले सालों में वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर्व दिखाए और वहीं इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अप वाला कर्व दिखाए। और आने वाले सालों में जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना, 1929 में जब ग्लोबल डिप्रेशन आया था तो USSR की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंट खड़ी थी। उस समय जो नया नया सोशलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था USSR में, उसकी वजह से वैसे ही हो सकता है आने वाले सालों में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा ना ही सिर्फ रेजिलियंट खड़ी थी बल्कि ग्रो कर रही थी, जबकि पूरी कंट्रीज की, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो नीचे जा रही थी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और अब हो क्या रहा है कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिस पे उतर चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज का बहाना लेके, डिफॉरेस्टेशन का बहाना लेके ये लोग अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाने लगी हैं।
इसके बारे में मैं पहले भी आप लोग के लिए वीडियो बना चुका जिसमें मैंने बताया था कि कैसे यूएसए का जो डिफॉरेस्टेशन लॉ है और क्लाइमेट बॉर्डर टैक्स वाला जो लॉ है वो इंडिया के इंपोर्ट्स को अफेक्ट करेगा। तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं और उसमें आप लोग को पूरा समझ में आएगा कि यूरोप इसके लिए कर क्या रहा है। और इंडिया को मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि इस चीज़ के अगेंस्ट में रिटेलिएट करना चाहिए। इन लोग को जो अपना डिप्लोमेटिक क्लाउड इंडिया का बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, जो इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसका इस्तेमाल करके इनको फोर्स करना चाहिए कि जो रूल है, जो WTO के लॉज हैं, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग एक्शन लें। नहीं तो होगा क्या कि जब तक इन लोग की इकोनॉमी ठीक थी, यूरोप की इकोनॉमी ठीक थी, तो ये इन लोग को मार्केट का एक्सेस जो है वो पूरा मिला हुआ था ओपन मार्केट के नाम पे इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज का। लेकिन जब इनकी इकोनॉमी थोड़ा डाउन हुई और इन सब कंट्रीज की जो इकोनॉमी है ये ऊपर जाने लगी, तो इन लोग ने अपने मार्केट का जो एक्सेस है वो देना एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि अलग अलग तरीके से बंद करने की शुरुआत कर दी इन कंट्रीज को। ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिस है। इंडिया को चाहिए इसके अगेंस्ट में रिटेलिएट करे। तो अगर ये लोग नहीं मानती आराम से समझाने से, तो एक रिटेलिएटरी टैक्स जो है वो भी इंडिया लगा सकता है इन कंट्रीज के अगेंस्ट में। क्योंकि अगर ये चीज़ करने पे आए यूरोप जैसी कंट्रीज, यूएसए जैसी कंट्रीज, तो इसमें तो इंडिया का फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंडिया अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाता है तो इंडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए इन कंट्रीज़ को भी, इंडिया को भी, और इसके अकॉर्डिंग फिर जो एक्शन है वो लेना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस पर मेरे को बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ एंड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।